जो भी व्यक्ति मुंबई आता है लौट के घर नहीं जाता है। नहीं कि ऐसा नहीं कि घर से कोई दुश्मनी हो जाती है जी। उनको लगता है कि ये शहर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का एक अलग एक अट्रैक्शन है इस शहर का, इसलिए कहते हैं यहाँ पर आदमी भूखा उड़ता है, भूखा सोता नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आप डायरेक्शन में आए तो किसके साथ आए? मेकअप आर्टिस्ट थे मोहन कपूर, जो शत्रुघ्न सिन्हा के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हुआ करते थे जी। उनसे मेरे परिचय हुआ। फिर मोहन कपूर से मुलाकात हुआ। मोहन कपूर के जरिए हम एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन किए थे। मेरे एक डायरेक्टर हुआ करते थे रमेश बेदी जी, जहां से मैंने क्लैप मारना शुरू किया। ओके। फिल्म का कुछ नाम होगा? फिल्म का नाम था घमंडी। उसमें मिठुंदा थे, सारिका थी जी, रंजीत, अरुणा जी। बिकॉज कोई भी भाषा अगर आप बोलना चाहते तो उसको सही तरीके से बोलने की कोशिश करो, भाषा की बेइज्जती नहीं करना है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था हॉलीवुड के, उन्होंने कहा था फिल्में टेबल पे बनती है, शूट तो होते हैं लेकिन बनते टेबल पर ही है। हेलो, हाय, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे शो कहानी दिल से। आज हमारे नए मेहमान हैं डायरेक्टर हेमंत राव साकापुरे जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सर, मुंबई आप कब आए और आपकी जर्नी कैसी रही, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? वेल, और लोगों की तरह हमारे भी एक जर्नी ऐसा है कि आमतौर पे मुंबई आदमी घूमने के लिए आता है और मुंबई में रह जाता है, और या तो दूसरा ये है कि एक्टर बनने के लिए चले आते मुंबई शहर। इसलिए कहते हैं यहाँ पर आदमी भूखा उड़ता है, भूखा सोता नहीं है। मतलब आप मुंबई जो आए तो मतलब ऐसे घूमने के लिए आप आए या कि आपको बॉलीवुड में काम करने? नहीं, बॉलीवुड का कोई मेरे को दूर दूर तक पता नहीं था बॉलीवुड क्या है। कौन से सन में आप आए मुंबई? Somewhere around mid of 80s. 80s? Mid of 80s. Okay. Say around 85, 86 like that. But from Karnataka. From कर्नाटका। आप कर्नाटका से जो मुंबई आए तो कुछ सोच के मुंबई? कुछ नहीं मतलब मैं फर्स्ट पुणे आया था। ओके। पुणे में रहता था मैं। मेरे बुआ थी, बुआ के यहाँ पर आया था, जो पहला घर से निकलने का मौका था। वहां पर कुछ लोगों से मिला, बट तब भी कोई फिल्मी कीड़ा नहीं काटा था। हालांकि पुणे इंस्टीट्यूट में हम जाते थे, खूब धमाल करते थे, एक अच्छा लाइफ जीते थे वहां पर। तो एक दिन हम मुंबई आ गए घूमते, चलो यार मुंबई घुमाते हैं। मुंबई घुमाने का आए, फिर कुछ समय बाद पता चला साहब किसी तरह से समझ लीजिए किसी ने हमको एक्टर बनने के लिए उकसा दिया। फ्रेंड्स लोग का मोटिवेशन मिला कि आप एक्टर बनो। हाँ, वो तुम एक्टिंग करो। तो मैं बोला भाई मेरे को जिंदगी में नहीं किया मैंने, फिर भी उन्होंने खड़ा कर दिया। तो जो फर्स्ट टाइम आप डायरेक्शन में आए तो किसके साथ आए? एक मेकअप आर्टिस्ट थे मोहन कपूर, जो शत्रुघ्न सिन्हा के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हुआ करते थे जी। उनसे उनसे मेरे परिचय हुआ। तो मैंने पूछा भाई सब हम लोग काफी फ्रेंड्स बैठते थे, क्या करना चाहिए? कहने लगे डायरेक्टर बनते हैं। तो लोग हंसने लगे, ना तुमको कन्नड़ हिंदी बोलना नहीं आता तुम क्या डायरेक्टर बनोगे? मैंने कहा हिंदी सीख लेंगे भाई, तुम भी तो सीखे हैं कहीं ना कहीं से। तो फिर मोहन कपूर से मुलाकात हुआ। मोहन कपूर के जरिए हम एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन किए थे। मेरे एक डायरेक्टर हुआ करते थे रमेश बेदी जी, जहां से मैंने क्लैप मारना शुरू किया। ओके। फिल्म का कुछ नाम होगा? फिल्म का नाम था घमंडी। उसमें मिठुंदा थे, सारिका थी जी, रंजीत, अरुणा जी, इस तरह के थे। तो मेरे लिए सब नया नया था उस टाइम पे। कोई भी आर्टिस्ट आता तो मैं मुंह देखते रहता था, बिकॉज हमने कभी जीवन में कैमरा नहीं देखे तो आर्टिस्ट तो बहुत दूर की बात है। बट ग्रेजुअली हम अपने आप को उस सांचे में ढलना शुरू किए। फिर मैंने राजकुमार कोहली को ज्वाइन किया। जहां तक मैं जानता हूँ अभी तो आप शायद मराठी भी जानते हैं प्रॉपर पूरा? मैं वैसे ईश्वर की दया से कम 4-5 भाषा जानता हूँ मैं। जैसे मराठी है, कन्नड़ है, पंजाबी है, गुजराती है, कुछ हद तक बंगाली समझ लेता हूँ, तेलुगु भी समझ लेता हूँ। जिस समय आप आए यहाँ पे उस समय असिस्टेंट की क्या मतलब उसमें कुछ नहीं था, पर डे मिलता था। क्या पर डे क्या होता होगा? अरे वो पर डे तो कभी 200, किसी को भी 500। शायद हम लोग जिंदा रहते थे कन्वेंस पे। ओके। जो कन्वेंस डेली जो कन्वेंस मिलता था वो हमारे लिए महत्व रखता था। एडिटिंग पे जाएंगे कन्वेंस मिलता था, शूटिंग पे जाएंगे कन्वेंस मिलता था, और हम लोग ये देखते थे भाई आज शूटिंग है तो खाने का टेंशन नहीं है। आज एडिटिंग पे चले जाते, बहुत बार हमको भगा देते थे शुरू में।
क्या है तुम्हारा काम, क्या एडिटिंग में। हमको एडिटिंग इसलिए जाते थे, शूट होने के बाद जो है टेबल पे हमको पता चलता था ये शॉट क्यों लिया गया है। सीखने का लोकेशन पे जो देखते थे, टेबल पे आने के बाद हमको मालूम पड़ता था ये शॉट क्यों लिया गया है, कि इसका मेन मकसद क्या था। जो डायरेक्शन से कनेक्टेड 3 चीजें कनेक्टेड है, शूट, एडिट एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आता है, शूट होता है, शूट के बाद टेबल पे आता है। उसलिए एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था हॉलीवुड के, उन्होंने कहा था फिल्में टेबल पे बनती है, शूट तो होते हैं लेकिन बनते टेबल पर ही है। जी। तो सर, आपने जो फर्स्ट डेब्यू आपका हुआ, आपने क्या क्या उसमें गाने या कुछ? नो, मेरा डेब्यू 1992 में मैंने पहली पिक्चर साइन की थी जी। दैट वाज कॉल्ड क्रोधित। क्रोधित। और मेरे प्रोड्यूसर सुशील मोहन सिंह थे, दिल्ली वाले जी। उसमें रोनित रॉय थे, सदाशिव, किरण कुमार, अरुण कपूर, अनुपम खेर, काफी अच्छे आर्टिस्ट थे। निखिल विनय का म्यूजिक था जी। 2 गाने रिकॉर्डिंग किए थे, विनोद राठौड़ एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फर्स्ट शेड्यूल हमने कमलिस्तान में किए, उसके बाद कुछ जो बंगलों में शूटिंग वूटिंग की है हम लोगों ने, 10-12 दिन का शूट किया हम लोगों ने, 2-3 गाने रिकॉर्डिंग किए जी। तब लैब में रिकॉर्डिंग हुआ करते थे, बॉम्बे लैब, फिल्म सेंटर, इस तरह के बहुत बड़े स्टूडियोज होते थे। आजकल तो बाथरूम की तरह स्टूडियो बन गए, सारा तो सब कुछ सिस्टम स्क्वीज हो गया, अभी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है जी। तो उस टाइम पे वहां रिकॉर्डिंग की हम लोगों ने। एंड शूट भी करने के बाद ये जो बाबरी मस्जिद का अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ जी। वो हमारे फिल्म को रोक दिया और तकरीबन 1-2 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए, फिर हमने उस फिल्म को शेल्फ करना पड़ा। दैट वाज माय डेब्यू फिल्म आफ्टर assisted I was an assistant director with S. चंद्रशेखर जी, जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ, इंस्पिरेशन मानता, सबसे बड़ी बात है मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ, बिकॉज उनका काम करने का स्टाइल, उनका जो ट्रीट करने का जो तरीका है एक सीन को, हमने उनसे सीखा है। जिन्होंने, चंद्रशेखर जी ने ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि तमिल में उन्होंने करीब 20-25 सिल्वर जुबली दिए हैं। आजकल तो सिल्वर जुबली किसी को मालूम ही नहीं है, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली क्या होता है। उन दिनों सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली का एक, जैसे आज 100 करोड़ का क्लब बना लिए, 200 करोड़ का क्लब हो गया, वहां उस टाइम पे हमारे, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली तक होता था। डायमंड जुबली रेयर फिल्में हैं, जो आराधना हो गया, इस तरह के कुछ एक फिल्में जो डायमंड जुबली हो जाते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर, अभी कन्नड़ इंडस्ट्री को आप देखते हैं, कन्नड़ इंडस्ट्री एक अपने आप में अलग लेवल पे इंडस्ट्री है। आपने कन्नड़ इंडस्ट्री को छोड़ के बॉलीवुड में शिफ्ट होने का क्या मतलब, मन में कुछ आया विचार, क्यों आप इधर? कोई कुछ शिफ्ट नहीं हुआ। ट्रेन मुंबई की तरफ आ रही थी, उसमें चढ़ गया था। बेंगलुरु की तरफ जाना वाला ट्रेन में चढ़ता तो मैं वहां ज्वाइन कर लेता था, लेकिन रोजी रोटी तो यहाँ लिखी हुई थी। हर किसी का भाग्य में लिखा होता है कहाँ जाना है, आपको कहाँ रहना है। अभी उसके बाद आपने फिर डिसाइड नहीं किया कि मैं चला जाऊं? नहीं, जहां पर एक जगह जम गए हैं, लोग जानने लग गए हैं, एक ग्रुप बन गया है, तो इच्छा तो है साउथ इंडियन फिल्म करूं। मैं साउथ की फिल्म कर भी रहा हूं, मैं एक कन्नड़ा फिल्म में डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपू दी बॉस, एंड पुनीत राजकुमार से इंस्पायर होकर वो सब्जेक्ट को किया जा रहा है। उस फिल्म पे काफी काम भी कर रहे हैं, हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर उसको हम लॉन्च भी करेंगे, फिल्म को बड़े अच्छे पैमाने पर लॉन्च करेंगे। बिकॉज साउथ एक सिनेमा को एक नया दिशा देते आया है आज तक जी। मैं मानता हूँ मुगलिज्म यहाँ पर बनी है, मदर इंडिया यहाँ पर बनी है, बट वहां का एक सिनेमा का अलग कल्चर है। बिकॉज वहां का सिनेमा देखने वालों की एक अलग नजरिया है। वहां तो एक्टर को भगवान मानते हैं, वो कल्चर से एक्चुअली वो बाहर नहीं आते हैं, इसलिए क्या ना, वहाँ की कल्चर को वहाँ की पब्लिक देखना चाहिए। तो वो कल्चर ही है मेन चीज। सिनेमा, वहां पर सिनेमा देखने वालों का तादाद बहुत ज्यादा है, और बाकी जगह भी फिल्में देखी जाती है, बट रीजनल लैंग्वेज उन लोग काफी देखना पसंद करते हैं। जैसे तेलुगु है, तमिल है, हिंदी नहीं देखते हम लोग, तेलुगु तमिल अपनी भाषा की फिल्में देखेंगे। आज अगर कंपेयर करेंगे तो बॉक्स ऑफिस पे उन लोग हिंदी फिल्म से ज्यादा बिजनेस कर जाते कभी कभी। तो अभी हाल में कांतारा हो गया, केजीएफ हो गया, इट्स माइलस्टोन्स। नोबडी कैन इमेजिन कि कांतारा इतनी छोटी फिल्म, एक 17-18 करोड़ में बनी हुई फिल्म, एक 200-300 करोड़ का बिजनेस करेगा, कोई सोचा नहीं था। सर, आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो भी किया है। म्यूजिक वीडियोस मैंने वीनस के लिए किया था, क्योंकि किसी वक्त मैं ईटीसी चैनल में, म्यूजिक चैनल में इन हाउस डायरेक्टर हुआ करता था, जहां से मेरी एक नया जर्नी शुरू हुआ म्यूजिक से कनेक्टेड। फिल्म के बाद? फिल्म के साथ साथ। अच्छा, फिल्म के साथ साथ जो आपको फिल्म तो कभी छूट ही नहीं सकता ना, वो एक ऐसा नशा है। फिल्म था जो बीच में रुका, उसको तो हम शेल्फ कर दिए, वो तो हम भूल ही गए उसको। तो
नया एक रास्ता मिला म्यूजिक वीडियोस का। हम लोग तो म्यूजिक वीडियो तो एक नया नाम दिया गया, पहले तो हम लोग गाना का पिक्चराइजेशन होते थे, गाना शूट करना, लेकिन इसमें एक स्टोरी बोर्ड बनने लग गया। क्या कहना चाहते हैं, एक 3.5-4 मिनट के गाने के माध्यम से कहानी कहते हैं जी जी। तो वीनस एक ऐसा मेरे लिए प्लेटफॉर्म मिला जहां पर मैंने हर प्रकार के म्यूजिक वीडियोस किए। वहां पर धार्मिक भी किए मैंने, रोमांटिक भी किए, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी किए हैं, वर्जन भी किए हैं, हिंदी वर्जन सॉन्ग्स जो फिल्मों के, जैसे सपना अवस्थी हो गया, कई और भी सिंगर है, अल्ताफ राजा हो गया। सपना अवस्थी जी के मैंने सॉन्ग्स किए थे, कजरा मोहब्बत वाला, रेशमी शलवार कुर्ता जाली का उसका मेडली बनाए थे, काफी लोगों ने पसंद किए थे। पहली बार इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल ऑफ क्रोमा, 2003 में मैंने क्रोमा किया था। उस समय पे कुछ लोग ब्लू क्रोमा करते थे, हमने ग्रीन क्रोमा पे किए थे, नेगेटिव पे शूट किए थे, कोई वीडियो कैमरे पे नहीं शूट किए थे, उसको भी अच्छे पैमाने पे। तब एक अलग था, एक म्यूजिक वीडियो होता है, अलग ढंग से देखा जाता था, उसका एक अलग था, यू नो। 80 जब आप आए, 80 से लेके अभी तक 2014 तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बॉलीवुड में? बहुत अच्छा है। आज मुझे लोग जानते, तो जो भी मोटी भर लोग भी अगर जानते हैं तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, बीइंग अ साउथ इंडियन, बीइंग अ कन्नडिगा, आई एम डायरेक्टिंग अ गुजराती, हिंदी भी नहीं है ना, पंजाबी है, तो स्ट्रेट वे गुजराती है। गुजराती वाले बोलते हैं साउथ के डायरेक्टर को क्यों लिया तुमने? मैं बोला भाई, क्रिएटिविटी की कोई भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं। अगर आप स्माइल करते हैं उसकी कोई भाषा नहीं है, अगर रोते हैं उसकी भी कोई भाषा नहीं है, इमोशंस और खुशी, इनकी दो कोई भाषा नहीं है। उसी तरह से क्रिएटिविटी की कोई भाषा नहीं है। साउथ इंडियन डायरेक्टर्स जिनके साथ में मैंने असिस्ट किया है, उनको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सुपर डुपर हिट हिंदी में फिल्में दी हैं। तो जो भी न्यू कमर जो डायरेक्टर आ रहे हैं मार्केट में, आप उनके लिए कुछ कहेंगे ही? आज नहीं, एडवाइस आज दे नहीं सकते, बिकॉज जो भी आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पहले एक जमाना था कम पढ़े लिखे होते थे और एक पैशन ये होता था, ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर इंडस्ट्री में आते थे। आज जनरेशन ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर नहीं आ रहा, बकायदा मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं हमें क्या करना है। सर, आज के सिनेमा में और जब के सिनेमा में 80s के क्या अंतर था? मतलब पहले जो काम करने का जो तरीका, मतलब पहले सिनेमा बनाने का तरीका और अब के तरीके में क्या फर्क है? देखिए, पहला क्या था कि डायरेक्टर का जो डिसीजन होता था फाइनल होता था। डायरेक्टर के पास जाते थे, भाई ये फिल्म बनानी है, डायरेक्टर ने डिसीजन लिया मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा, वो वैसा फिल्म बना लेते थे। अभी नजरिया बदल गया है, आजकल एक क्रिएटिव भी पैदा हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी पैदा हो गया, डिजाइनर भी पैदा हो गया, दुनिया भर के, जैसे क्योंकि हम हॉलीवुड को अडॉप्ट कर लिए कंप्लीटली। जब हम असिस्टेंट, तो कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नहीं हुआ करता था, कोई भी क्रिएटिव प्रोड्यूसर नहीं होता था। अभी तो क्रिएटिव डायरेक्टर बोलते हैं। भाई वो क्रिएटिव डायरेक्टर, तो फिर डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर क्रिएटिव है इसलिए डायरेक्टर कहलाता है, बिना क्रिएटिविटी को तो डायरेक्टर है ही नहीं वो। बट अभी नया एक टाइटल आया है, क्रिएटिव डायरेक्टर। It's in a better development altogether. Cinema has taken a very beautiful journey, you can say, like, you know. टाइम ड्यूरेशन क्या लगता है? मतलब उस समय ज्यादा लगता था फिल्म बनाने में टाइम, या अभी लगता है? पहले ज्यादा लगता था, पहले ज्यादा भी लगता था, प्लस नेगेटिव पे काम करते थे तो काफी कुछ सोच समझ के काम करना पड़ता था। अब तो डिजिटल है, जितना मर्जी आप एक्सपोज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तो इरेज ही करना है, जरूरत नहीं तो। अगर हार्ड डिस्क में पड़ा भी रहे तो कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले क्या था कि हमारा जितना नेगेटिव एक्सपोज होता था, उसको शॉर्टिंग करना है, उसको लाइन अप करना है, कभी कभी ओवर एक्सपोज हो जाता था तो उसको ट्रिम करना पड़ता था। उस ट्रिमिंग के अंदर एक तो हमारा स्टॉक वेस्ट होता था, उसके अंदर समय वेस्ट होता था। अब क्या है कि स्टॉक वेस्ट नहीं होता, समय जाता है। सर, आपके मन में कब आया कि आपको डायरेक्टर ही बनना है? वैसे ये तो उसी दौरान जब हम सारे फ्रेंड्स बैठ के बातें करते रहते थे, क्या करना है। कोई ऐसा इंसिडेंट होगा ना कि जब आपको फील हुआ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं था। लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, तुम क्या इंडस्ट्री में अगर तुम कर्नाटक छोड़े यहाँ पर आए, तुमने जिंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम क्या कर लोगे? मैं बोले यार, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा? बोले डायरेक्टर इज द बिगेस्ट, इज द कैप्टन, उसके बिना तो फिल्म बनेगी नहीं, मतलब मेरा डायरेक्टर बनना है। तो हंसने लगे। तो फिर वहां से एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। आप कन्नड़ फिल्म को और बॉलीवुड को किस दौरे में देखना चाहते हैं? देखिए, अभी इंडस्ट्री, कन्नड़ भी बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड तो है ही बड़ी, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम हिंदी और कन्नड़ा या साउथ के कोई भी मूवी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
हिंदी जब मूवी बनती है तो एक अलग कल्चर को लेके बनती है, साउथ की फिल्में बनती तो उन्हें अपने कल्चर को लेके बनाते हैं। केवल यही है कि आज ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल गए, जैसे हम पैन इंडिया की बात करते हैं। जैसे पहले साउथ की फिल्में कब आती थी मुंबई वाले को मालूम नहीं रहता था, या तो हिंदी भाषी वालों को मालूम नहीं रहता था। कुछ सालों से, कुछ 10-15 साल से क्या हो गया कि चैनल वाले हिंदी और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम फिल्में लेके डब करके अपने चैनल पे दिखाना शुरू कर दिया। वहां का एक्शन लोगों को ज्यादा अच्छा लगने लगा, कलर ऑफ कॉस्ट्यूम उनको अच्छा लगने लगा, लेकिन म्यूजिक समझ में नहीं आता था, बिकॉज वहां का म्यूजिक का कल्चर हम हिंदी वाले जो लोग हैं, हिंदी इंडस्ट्री वाले या हिंदी भाषी लोग हैं, वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन फिल्मों से कनेक्ट होते थे। तो उनका एक अलग कल्चर दिखाया, लोगों ने उस कल्चर को पसंद किया। कांतारा एक भगवान के ऊपर बनाया है, लोगों ने उसको पसंद किया। KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, एक्चुअली दैट इज कोलार एक जगह है, तो कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर उन्होंने उस चीज को इनहैंस किया है। बहुत ज्यादा सिनेमेटिक लिबर्टी लिया गया उसके अंदर, जैसा दिखाया गया वैसा रियल लाइफ में होता नहीं होता, मैं भी उसका मैं कह नहीं सकता हूं, बट समवेयर film liberty has taken to make it a great movie on the screen and he succeeded in that. क्वेश्चन है सर हमारे दर्शक का कि अगर आप डायरेक्टर नहीं होते तो आप क्या बनते? वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में एक बार चीज आ गई थी, डायरेक्टर बनना है, हमने उसी को फॉलो किया है। कभी होता ना कि माँ बाप बोलते हैं कि नहीं बेटा, नहीं, हम इतने बिगड़े नवाब थे ना। आपने स्टडी किया हुआ तो आप अपने समय सोचा हुआ कि मुझे तो नहीं, कुछ नहीं था सब, मुझे क्रिकेटर ऐसा कुछ नहीं था, बिजनेस करना था, बाप का बिजनेस था, तो बिजनेस छोड़ दिया आपने? बिजनेस क्या, हमारे बस की बात नहीं थी बिजनेस करना, इतना पेशेंस नहीं है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस में पेशेंस चाहिए, हमारे में पेशेंस था ही नहीं कि हम जाके ये बिजनेस करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, कुछ करेंगे। हमारा पैशन पहले से ही, हाँ, पहले से एक सिनेमा के प्रति मेरा अट्रैक्शन था, स्कूल के जमाने से, नॉट इवन कॉलेज, स्कूल के जमाने से मैं फिल्में देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर देखता था यार ये कैसा किया होगा, वो कैसे किया होगा, शायद इंडस्ट्री में आना लिखा था तभी ईश्वर ने वो जहन में चीजें डाल दी थी। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं यार इंडस्ट्री में कैसा गया ये, बट ग्रेजुअली पीपल अंडरस्टैंड हाँ क्या होता है। अभी तो खैर वो जर्नी, मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर जर्नी तो मेरी खत्म होकर 20 साल हो गए। उसके बाद 100-150 तो म्यूजिक वीडियोस हमने वीनस के किए हैं, टी सीरीज के किए हैं मैंने। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, और आपसे उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आके हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रकार का कोशिश आप कर रहे हैं एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता हर किसी को अपनी बात रखने की, और ये प्लेटफॉर्म से हो सकता है कि अपनी बात रखने के बाद उससे भी किसी को अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन आ जाए या फायदा हो जाए। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो आपने फिल्म का नाम रखा ओए भूतनी के, ये आपने क्या कभी किसी दोस्त को बोलते बोलते आपने ये नाम रख दिया है? एक्चुअली क्या था कि ये फिल्म जो ओए भूतनी का है एक स्लैग है, घर से लोकेशन पे आने में 2.5 घंटा और जाने में 2.5 घंटा। और सोचो कि जब हम घर पहुंचते थे उस समय 1:30-2 बजे हुए हैं, और 2 घंटा आराम करके फिर सुबह 6 बजे उठो, रेडियो 9 बजे की कॉल शीट होती थी, 9 बजे 8:30 बजे हमें सेट पे पहुंचना है। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एक बॉन्डिंग होता है आपस में, ये आपका बॉन्डिंग कैसा था प्रोड्यूसर के साथ? काफी अच्छा था, क्योंकि जो हमने काम स्टार्ट किया तो हम जो प्री प्रोडक्शन कर रहे थे तब प्रोड्यूसर साहब पूरे तरह से इन्वॉल्व थे। कैसे आपने पूरे इंडिया में रिलीज किया आपने कि नहीं, पूरा पैन इंडिया रिलीज किया गया था फिल्म को, और सब लोग देखे इस चीज का, सब लोग मजा ले, इसलिए पैन इंडिया रिलीज किया। हमारे प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो उनको पूरा सेंस था फिल्म बनेगी कैसे और रिलीज कैसे की जाएगी। अजय जी, जैसे आपकी फिल्म का नाम है ओए भूतनी के, आपके फिल्म के जैसे ही बहुत सारी फिल्म पहले आ चुकी है, जैसे आपने स्त्री देखा होगा, अभी बुलबुलई आया था, तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, मतलब आपकी फिल्म लोग क्यों देखेंगे जब इतनी सारी फिल्में आ चुकी है? देखो क्या होता है कि एक हमने थॉट प्रोसेस बनाया है भूतों को लेके, कि भूत डरावने होते हैं, भूत अटैक करते हैं, मतलब एक इंसान के लिए वो नाश करते हैं, सत्यानाश करते हैं, जो भी बोले नुकसान उनको करते हैं, हानिकारक होते हैं। पर हमारी फिल्म में ये बात है कि जो भूत या जो ह्यूमन है
दोनों के बीच में इमोशन क्या है, उसके अंदर के जो इमोशन रुके हुए हैं, जो अटके हुए, जिसे बोलते हैं कि इसको मुक्ति चाहिए, तो उसके अंदर जो इमोशन रुके हुए हैं, ये दोनों के बीच का जो सामंजस्य बैठाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाती है, वो फिल्म हमारी है। उसमें कोई हमारे बहुत किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, कोई ब्रूटल नहीं है, कोई ब्रूटलिटी नहीं है।